नमस्कार, मैं हूं पाधुजा जोशी। इंडिया 360 में खबरों की शुरुआत करते हैं सैनिकों की वीरता और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सलामी से। मोदी ने भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया और सैनिकों के शौर्य को सलाम भी किया। मोदी ने भोपाल में सेना के पराक्रम की शान का जिक्र तो किया और कहा कि सेना की तरह रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर भी बोलने में नहीं, पराक्रम में विश्वास रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह चौहान। हमारी सेना, और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं, पराक्रम करती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ना वनमाली, उस पथ पर तोड़ना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारी। जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारियां। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिया बिना गर्दन का मोड़, लिए बिना गर्दन का मोड़। वो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। ऐसे महापुरुषों का, वीर पुरुषों का। रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश का। वहां के सीएम अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच सब कुछ ठीक है ऐसा लग नहीं रहा। वजह आज के दो ऐसे बयान जो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सीएम ने पहले कहा कि वो अकेले भी प्रचार कर सकते हैं और जनता उन्हें दोबारा मौका देगी। कुछ ही देर बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सीएम का फैसला पार्टी करेगी। पार्टी अपना तय करेंगे, फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, जैसा चुन लेंगे निर्विवाद। एक बार फिर पिता मुलायम की कठोर वाणी ने पुत्र अखिलेश को संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी में सियासी ताकत की चाबी एसपी सुप्रीमो के पास ही है। सुबह अखिलेश उत्तर प्रदेश में अगले सीएम के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का इशारा देते हैं और दोपहर में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मीडिया से मुखातिब होते हैं। और तो और चाचा शिवपाल यादव भी बड़े भाई के बाजू में बड़े ठाठ से बैठे हैं और एक सवाल का जवाब भी तबाक से देते हैं। पार्टी अपना तय करेंगे, फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, जैसा चुन लेंगे निर्विवाद। नहीं, इसका मतलब अखिलेश जी मुख्यमंत्री के चेहरे। अरे हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, हमारा काम है, और न ये बताया जाता न पूछा जाता। नेताजी, इस बात की क्या सच्चाई है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपना नाम खुद रखा बचपन में, इसकी क्या सच्चाई है? अरे तो क्या है, बचपन में नाम कोई रख लेता है? ये कोई सवाल है? कोई रख लेता? अरे कहीं ने रख दिया, मैंने खुद हमें रख दिया। हाँ सच है। शायद अखिलेश को भी एहसास हो चुका है कि वो अपनी ही पार्टी में, यहाँ तक कि अपने ही परिवार में अलग थलग पड़ गए हैं। अपना दर्द दिल अखिलेश ने एक अंग्रेजी अखबार से बयां किया। बचपन में मुझे मेरा नाम खुद रखना पड़ा। ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि मुझे किसी का इंतजार किए बगैर अकेले दम पर अपना चुनाव प्रचार करना होगा। मैं बार बार ये बात कहूंगा कि कुछ समय के लिए अखिलेश यादव को मुश्किल परिस्थितियों में फंसाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता।
पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मौके आ चुके हैं जो अखिलेश की असल हैसियत का सबूत पेश कर चुके हैं। कौमी एकता दल का विलय अखिलेश की मर्जी के खिलाफ हुआ। अखिलेश के कई करीबियों को हाशिए पर रखा गया। चाचा शिवपाल की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। शिवपाल की पसंद के 2 मंत्रियों की मंत्रिमंडल में वापसी और विधानसभा चुनाव में अखिलेश की पसंद के खिलाफ भी कई सीटों का बंटवारा हुआ। पिता की बातों और चाचा के अंदाज ने फिलहाल ये जता दिया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के भीतर फैसलों और दिशा निर्देश पर अखिलेश नंबर 3 ही हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब 2017 चुनाव में अपने आप को साबित करने की है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ दिल्ली में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 3 घंटे तक अपने दफ्तर में रखा और उनसे पूछताछ की। मामला दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले से जुड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि सवाल जांच अधिकारी ने किया, ना कि एसीबी चीफ मुकेश मीणा ने। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने दफ्तर में बिठाए रखा। उन पर सवालों की बौछार करती रही। 10:54 पर एसीबी ऑफिस पहुंचे और करीब 2 बजे वहां से रुखसत हुए। मामला दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले का है। दिल्ली के डिप्टी सीएम से न सिर्फ 3 घंटे तक पूछताछ हुई, बल्कि उनके बयान के बाद दस्तखत भी कराए गए। 3 घंटे की पूछताछ इस 3 पैराग्राफ के नोट के ऊपर हुई कि ये क्या है। हालांकि एसीबी के सवालों का जिक्र किसी ने नहीं किया। जानकारी के मुताबिक सिसोदिया से पूछा गया कि दिल्ली महिला आयोग में जो 85 नियुक्तियां हुई हैं, क्या आपने भी इसके लिए सिफारिश की थी? अगर की थी तो कैसे? फोन से या फिर चिट्ठी लिखकर? क्या आपको पता था कि नियुक्त 85 लोगों में 90% का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से था? क्या आपको नहीं लगा कि महिला आयोग के छोटे से दफ्तर में 85 लोगों की क्या जरूरत थी? एंटी करप्शन ब्रांच ने आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ के पहले दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली थी। एसीबी दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले को लेकर केजरीवाल के 3 मंत्रियों से पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले एसीबी महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ इसी आरोप में 21 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर चुकी है। दिल्ली महिला आयोग ने अपॉइंटमेंट्स करे, इसमें मनीष सिसोदिया का दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ऐसे एसीबी ने समन करा। क्या पूछताछ चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 27 और विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में घिर गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 विधायकों के मामले में चुनाव आयोग को जांच के लिए कहा है। संसदीय सचिव मामले में आपके 21 विधायक पहले से ही घिरे हुए हैं। हालांकि इन दोनों मामलों में 8 विधायक सामान्य है, ना ही मुश्किल होता जा रहा है। पूनम शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ट्रिपल तलाक पर अब केंद्र ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि हर काम संविधान के दायरे में हो रहा है और ये मुद्दा किसी के धार्मिक मामलों में दखल देने का या राजनीति का नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के हक का है। कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और हदीस है, वही हमारा दस्तूर है। कॉमन सिविल कोड अलग है। कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 3 तलाक कबूल 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 या नामंजूर? जी हां, इसी मुद्दे पर तकरार बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को केंद्र के संविधान के दायरे में काम कर रहे। सरकार की दलील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दों को एक दूसरे से मिलाकर शक और दुविधा के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई मुस्लिम धर्मगुरु अब भी यही मान रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के नाम पर केंद्र की कोशिश धार्मिक मामलों में सीधे दखल की चाल है। ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिम संगठन या फिर पूरा का पूरा समुदाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन कर रहा है, लेकिन फिलहाल सवाल आखिर यही है कि सरकार के सुझाए सुधार सभी मुसलमानों को कब मंजूर होंगे। आज तक ब्यूरो।
आप देख रहे हैं इंडिया 360। खबर उत्तराखंड से, जहां के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक आदमखोर बाघिन ने आतंक मचा रखा है। आदमखोर बाघिन 2 लोगों की जान ले चुकी है और 16 लोगों को घायल कर चुकी है। हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन कैमरा तक लगाए गए हैं, लेकिन बाघिन का सही सुराग अभी तक नहीं मिला है। एशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में एक आदमखोर बाघिन का सर्च ऑपरेशन जारी है। दो लोगों की जान लेने वाली और 16 लोगों को घायल करने वाली बाघिन की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ कैमरे लगाए गए हैं। रामनगर के जंगलों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बाघिन की तलाश हो रही है। ड्रोन कैमरों से जंगलों के अंदर बाघिन का सुराग लगाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर उसी बाघिन की है जो करीब 30 दिनों से लापता है। जमीन पर भी आदमखोर बाघिन की तलाश में काफी मशक्कत हो रही है। पहली तस्वीर उन शिकारियों की है जिन्हें बाघिन को पकड़ने के लिए लगाया गया है। जंगल के बीचों बीच मचान भी बनाई गई है। यहाँ से बाघिन के मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा हाथी पर सवार होकर जंगलों और खेतों में आदमखोर बाघिन को ढूंढा जा रहा है। अभी तो हमारा गोरखपुर, धनपुर, घासी और मोतीपुर, नेगी ये सब इलाके मेन है, और साथ ही में जो इसके ऊपर नीचे और आसपास के जो स्थान है उन पे भी हम लोग अपनी पूरा सर्च ऑपरेशन और कैमरा ट्रैप्स तो पूरे एरिया में ही लगे हुए, लगभग 150 कैमरा ट्रैप। तो इस तरह से उनका रोज डेटा डाउनलोड और चेक होता रहता है, जिससे पता चलता रहता है कि कहाँ पे है। रामनगर के जंगलों की सरहद के पास वाले गाँव में इसी आदमखोर बाघिन की दहशत है। जरा सी आहट होते ही वन विभाग के शिकारी राइफल तान लेते हैं, लेकिन बाघिन नहीं नजर आती। जंगल में कई बड़े पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग ने कुल 150 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। बाघिन की तलाश में करीब 60 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर और 5 शिकारियों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। वन विभाग के 400 से ज्यादा कर्मचारी सुबह से शाम तक करीब 40 किलोमीटर के दायरे में दिन रात आदमखोर बाघिन के सुराग ढूंढ रहे हैं। गीतेश त्रिपाठी के साथ लीला सिंह बिष्ट, रामनगर, उत्तराखंड, आज तक। मध्य प्रदेश के रतलाम में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अब तक 17 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। रतलाम से मंदसौर जा रही बस नामली के पास 12 पत्थर इलाके में पानी से भरी एक खदान में गिर गई, जिसमें 17 लोगों से अधिक की जान चली गई है। बस में 40 से अधिक लोग उस वक्त सवार थे। चश्मदीदों का कहना है कि तेज रफ्तार बस का टायर फट गया और वो 5 से 6 पलटी खाती हुई इस खदान में समा गई। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।